अब लोग जवाब नहीं देते। आ गया। यूज दिस शेयर ना। चलिए मुझे एक बात बताओ। वेक्टर चैप्टर हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। वेक्टर क्या होता है बताइए। सेगमेंट। कंचन, वेक्टर क्या होता है बाबू? इस पे डायरेक्शन हमें बिल्कुल। वेक्टर एक मैथ्स के हिसाब से अगर हम देखें तो क्या है ये? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। मतलब एक ऐसा लाइन सेगमेंट जिसमें डायरेक्शन भी होगी। तो वेक्टर बेसिकली क्या होता है? एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन भी हो और मैग्नेट। वेक्टर क्या होता है? एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, मतलब एक ऐसी लाइन जिसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। सही है, दोनों चीजें होंगी, मतलब मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर आपको दो पॉइंट दिए हुए हैं, एक ए पॉइंट और एक बी पॉइंट, और नोट सर, और उनके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं x1 y1 और z1, और तीसरे का है x2 y2 और z2। तो आप इन दो पॉइंटों के बीच में क्या जनरेट कर सकते हो? एक वेक्टर बना सकते हैं। अगर आपको दो पॉइंट दिए हुए हैं तो आप उनके बीच में क्या जनरेट कर सकते हैं? वेक्टर। ठीक है, कैसे जनरेट करते हैं? नाम बुलाते हैं उसको ए बी वेक्टर। और लिखते कैसे हैं? x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप एंड प्लस z2 माइनस z1। इस तरीके से करेंगे वेक्टर चैप्टर को कि आपका कोई भी डाउट नहीं बनेगा वेक्टर कभी भी। ठीक है, और ये और 3D और प्रोबेबिलिटी आपके सारे नंबर आएंगे इसमें, फुल नंबर। ठीक है, तो ए बी आपके पास है। ए बी कितना आपके पास? x2 माइनस x1 आई प्लस y2 माइनस y1 जे प्लस z2 माइनस z1 के। ठीक है, ये आपके पास ए बी वेक्टर हो गया। और ए बी वेक्टर का हम क्या निकालेंगे? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हो गया? ये लेंथ, कि ये कितनी लेंथ है। तो इसको कैसे निकालते हैं? अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, यहां यही x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 क्या बन जाते हैं आपके? ए आई प्लस बी जे और प्लस सी के। सही है, आगे चलकर हम इन्हीं ए बी सी को क्या नाम देते हैं? डायरेक्शन रेशो। क्या नाम देते हैं हम इनको? डायरेक्शन रेशो। भाई देखिए, आप लोगों ने इंटीग्रेशन एओआई और डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी तरफ से डन है। जिस बच्चे का डन नहीं है उसका मुझे बता देना, मैं करवा दूंगा, या आप लोग आपस में मिलकर कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास वेक्टर। वेक्टर कर लीजिए। वेक्टर 3D और प्रोबेबिलिटी ये भी सही से चाहिए, और आपकी सेकंड बुक इसी के साथ खत्म होगी। ठीक है, फिर आपके पास फर्स्ट बुक रह जाएगी बस खाली। फर्स्ट बुक में एक एओडी चैप्टर है जो मुझे हिसाब से कराना चाहिए। ठीक है, बाकी मैं डिफरेंशिएशन से शुरू करूंगा, और जैसे जैसे जिस जिस चैप्टर में हम जाएंगे उधर रिवाइज कर देंगे सारा का सारा, और आपका पूरा मैथ्स का सिलेबस आपके हाथ में आ जाएगा। जनवरी का टारगेट हमारा, जनवरी खत्म होते होते, ये मतलब मैंने प्लान किया। बाकी फरवरी हमारे पास रहेगी, तो हम उसमें सैम्पल पेपर्स करेंगे, और सैम्पल पेपर्स लगभग 30 तक करने हैं। 15 मैंने लगवाए हुए हैं। ठीक है, इनको जल्दी से जल्दी कर लीजिएगा, और 15 फिर उसके ऊपर और मिलते हैं, तो मेरे ख्याल से पूरा आपका मामला कंट्रोल में। ठीक है, आप 1 घंटा जो मैंने आपसे बोला है ड्यूरेशन, वो उस पर पढ़िए, और थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़िए। इस टाइम पर सब लोग अपने प्रैक्टिकल्स में बिजी हैं। ठीक है, सब लोग या तो प्री बोर्ड्स या प्रैक्टिकल इनमें लगे पड़े हैं। अभी टाइम है, अपना सिलेबस सही कर लो। ठीक है, और जनवरी ही है। जनवरी में जितना पढ़ोगे फरवरी में उतना आराम से हो जाएगा सब कुछ। और जनवरी अगर खींच गए फिर नहीं होगा, कम होगा।
ठीक है, तो जनवरी से पीछे बन जाए रिवीजन। ओके, आपके पास एमटीजी किताब है, उसको रिवाइज करते रहिए, उसको पढ़ते रहिए और सैम्पल पेपर्स शुरू कर दीजिए। चलिए वेक्टर देख लेते हैं फटाफट। वेक्टर के बारे में अब आप बताइए, आपने लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा है वेक्टर में? वेक्टर में आपने इतना तो पढ़ा ही है कि ये क्या है, एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है। वेक्टर में क्या चीजें होती हैं? आज कराया वेक्टर, कल मैंने उस क्वेश्चंस कराए थे शायद, है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस कराए थे। दोबारा रिवाइज करा दिया था मैंने, उसके बाद एक दो क्वेश्चंस करा दिए थे। आज वेक्टर शुरू किया। वेक्टर क्या है आपके पास? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, मतलब एक ऐसी चीज जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। ठीक है, कुछ इसके इंपॉर्टेंट प्रूफ्स हैं, वो हम लोग, आप एमटीजी ले आइएगा, मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से प्रूफ आपको करने हैं, और उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, चिंता मत करो। वेक्टर 3D में आपको ऐसे करा के दूंगा कि आप बोलोगे कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ठीक है, तो वेक्टर क्या होता है हिमालय? क्या होता है वेक्टर? इट्स अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, मतलब एक ऐसा लाइन सेगमेंट जिसका क्या हो, डायरेक्शन भी हो और जिसका अपना मैग्नीट्यूड भी हो। तो आपका इसका सबसे पहला टॉपिक है कि इफ 2 पॉइंट्स आर गिवन देन हाउ वी कैन ड्रॉ अ वेक्टर। अगर आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं तो आप किस तरीके से उनके बीच में क्या बना सकते हैं, वेक्टर बना सकते हैं। तो ए पॉइंट है तो भैया इसका अपना कोऑर्डिनेट होगा, दूसरा पॉइंट है तो इसका अपना क्या होगा, कोऑर्डिनेट होगा। कैसे बनाएंगे आप? x2 माइनस x1 आई कैप, ये आई कैप यूनिट वेक्टर होता है, एक्स एक्सिस का याद करिए। ठीक है, और y2 माइनस y1 जे कैप एंड z2 माइनस z1 के कैप। सही है, और आपका ए बी वेक्टर। क्या मैं इस ए बी वेक्टर को बी ए वेक्टर लिख सकता हूं क्या? ए बी वेक्टर को बी ए वेक्टर लिख सकते हैं क्या? आंसर है नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। ए बी वेक्टर का मतलब क्या है? ए से शुरू हुआ, बी पे खत्म हुआ। बी ए वेक्टर का मतलब क्या है? बी पे शुरू हुआ, ए पे खत्म, तो डायरेक्शन उल्टी होगी ना। ए बी वेक्टर को बी ए वेक्टर नहीं लिख सकते, इस बात को अपने दिमाग में बताइए। ठीक है, हाँ हम, तो आपका सबसे पहला टॉपिक है इफ 2 पॉइंट्स आर गिवन देन वी कैन ड्रॉ अ वेक्टर बिटवीन देम। सही है, अच्छा जी। अब एक एग्जांपल के थ्रू अगर हम देखें इस चीज को, तो अच्छा यही x2 माइनस x1 किसका काम करते हैं आगे चल के? ए का, ए आई प्लस बी जे और प्लस सी के। तो ये जो ए बी और सी हैं, ये वैसे आए तो एक्स वाई और जेड से। तो मतलब मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर मान लो मैंने कोई एक वेक्टर लिखा है, मान लीजिए ऐसा मैंने वेक्टर लिखा है 2i प्लस 3j और माइनस 1k, तो ये जो 2 है ये कैसे आया होगा? x2 माइनस x1 से आया होगा। सही है, अब उसके लिए x2 क्या रहा होगा, x1 क्या रहा होगा, वो एक अलग पार्ट है, वो उतना नहीं बता सकते हैं। क्या पता 8 माइनस 6 रहा हो, क्या पता 2 और 0 रहा हो, कुछ भी रह सकता है, लेकिन आया तो ये इसी से ही है। ऐसे रिलेट करो। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक क्या पढ़ा हमने? वेक्टर क्या होता है? वेक्टर क्या होता है? एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, मतलब एक ऐसा लाइन सेगमेंट जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और जिसका डायरेक्शन भी हो। सही है, फिर आपने क्या पढ़ा कि अगर 2 पॉइंट दिए हुए हैं तो आप उनके बीच में क्या बना सकते हैं, एक वेक्टर बना सकते हैं, जैसे ए और बी। कैसे बनाते हैं मैंने बताया आपको, एक्सों को माइनस कर दीजिए, वाईओ को माइनस कर दीजिए, जेडो को माइनस कर दीजिए। एक्सों को जो माइनस किया उसके पीछे क्या लगा दीजिए, आई कैप। वाईओ को जो माइनस किया उसके पीछे जे कैप, और जो जेडो को माइनस किया उसके पीछे के कैप। सही है, और फिर मैंने आपको बताया कि उनको प्रॉपर नेमिंग करते हैं उनकी, ए बी और सी। और इन ए बी सी को किस नाम से बुलाते हैं वो और बता दीजिए आप? डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो बुलाते हैं। अब इनका काम क्या है, ये कैसे, मतलब इनको रेशियो क्यों बुलाते हैं? क्योंकि ये तो सब्सट्रैक्टो आया, मतलब इनका नाम बुलाना चाहिए था डायरेक्शन सब्सट्रैक्टो, सब्सट्रैक्शन से है ना भाई। तो रेशियो क्यों बुलाते हैं उसकी एक वजह है, इनको डायरेक्शन रेशियो क्यों बुलाते हैं उसकी एक वजह। अब मुझे एक बात बताओ, एक वेक्टर पर कितने पॉइंट हो सकते हैं? अनगिनत। तो कल को अगर मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट
के बीच में अगर माइनस करूं तो भी मुझे क्या डायरेक्शन रेशियो ही मिलेंगे? अब आप सोचिए इसके बारे में, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? आंसर है बिल्कुल मिलेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल मिलेंगे। तो भैया वो वाला जो वेक्टर बनेगा तो वो तो अलग बनेगा, हाँ वो अलग बनेगा, लेकिन वो इसी वेक्टर के क्या होगा, पैरेलल जरूर होगा। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इतना समझो कि 2 पॉइंट अगर होते हैं तो आप उनके एक्सओ को माइनस करके, वाईओ को माइनस करके, जेडओ को माइनस करके, आई जे के लगा के आप क्या बना सकते हैं, वेक्टर बना सकते हैं। ठीक है, और उनके जो ए बी सी हैं उन्हीं को ही क्या बोला जाता है, डायरेक्शन रेशियो। हाँ हाँ जी, हाँ जी, याद है। ठीक, उमंग। ठीक है, तो x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j और प्लस z2 माइनस z1 k, तो a b c हम इनको बुलाते हैं और इनको डायरेक्शन रेशियो का नाम दिया गया है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया अगर आप रैंडमली कोई वेक्टर ऐसे ही लिखते हैं, तो अगर मैं आपसे ऐसे ही पूछूं भाई ये वेक्टर है इसके डायरेक्शन रेशियो बताओ, तो आप बताइए इसके डायरेक्शन रेशियोस क्या है, 2 3 और -1। तो मतलब a की वैल्यू है यहाँ पे 2, b की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है -1। अब ये 2 कौन से x2 माइनस x1 करने से आया है, ये 3 कौन से y2 माइनस y1 से आया, वो उसको छोड़िए, लेकिन इनको डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं, इस बात को दिमाग में रखिए। ठीक है, समझ में आया? तो वेक्टर एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। कोई भी वेक्टर आप लिखते हो तो उसके जो आई जे के आगे के जो नंबर्स हैं उन्हें ही क्या बोला जाता है, डायरेक्शन रेशियोस। समझ में आ गया? अच्छा, क्या डायरेक्शन रेशियो किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं? आंसर है नहीं। डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन नहीं बताते हैं। डायरेक्शन का जिम्मा किसका है, डायरेक्शन कोसाइंस का है। ठीक है, तो अब अगर आपके पास कोई वेक्टर है, जैसे मान लीजिए एक ए वेक्टर बनाया मैंने, 2i प्लस 3j और -1k, इसमें ये 2 3 और -1 क्या है, डायरेक्शन रेशियो। सबको याद रहेगा, इनको हम ए बी सी से डिनोट करते हैं। हाँ क्या कह रहे हो? हाँ, अब हम इसी वेक्टर की डायरेक्शन के बारे में भी बात करेंगे और इनके मैग्नीट्यूड के बारे में भी बात करेंगे। हाँ भाई, किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को डिनोट कैसे करते हैं वो बताइए। ऐसे लिखकर ऊपर क्या लगा देते हैं, मॉड लगा देते हैं, ये मैग्नीट्यूड का रिप्रेजेंटेशन। कैसे करते हैं कैलकुलेट वो बता दीजिए, बताइए। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका है। तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस -1 का स्क्वायर, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास, 4, 4 प्लस 9 13 और प्लस 1, तो यहाँ पे √14। तो ये √14 जो है ये क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। मतलब ये ए वेक्टर कोई एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट होगा ऐसा। ठीक है, ये इसकी लेंथ है, √14 इसकी क्या है, लेंथ। लाइन सेगमेंट है ना, तो स्टार्टिंग भी होगा और एंडिंग भी होगा। स्टार्टिंग होगा और एंडिंग होगा तो उसकी कुछ लंबाई होगी, तो वो लंबाई √14। क्लियर है, सुना? ठीक है, अब इसी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो निकालना आ गया तुम्हें। तुम्हें इसी वेक्टर का क्या निकालना आ गया, मैग्नीट्यूड। अब तुम्हें इसी वेक्टर का क्या निकालना और सीखना है, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन की जिम्मेदारी होती है, किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन की जिम्मेदारी होती है उसके डायरेक्शन के बारे में बताना। हाँ जी, पूछो, क्या पूछो? निकाल रहे हैं डायरेक्शन कोसाइन, समझ में आया किसकी जिम्मेदारी है? मतलब किसी वेक्टर का अगर मैं डायरेक्शन पूछ रहा हूं तो मतलब मैं किस चीज को इन्वॉल्व कराना चाहता हूं, डायरेक्शन कोसाइन को। और डायरेक्शन कोसाइन निकालने के 3 तरीके हैं, आप उन पर गौर करिए। ठीक है, वो 3 तरीके के कौन कौन से हैं वो देखिए। सबसे पहला है कि अगर आपको किसी वेक्टर का तीनों एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ, मान लीजिए आपके पास सबसे पहला है एंगल्स के थ्रू। किसके थ्रू, एंगल्स के थ्रू। मतलब अगर आपको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ किसी वेक्टर का एंगल पता है, अब आप बताइए एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल क्रिएट किया जाता है
उसको क्या नाम दिया था? अल्फा। तेरे लिए पहली बार है ना? अरे यार, और किसके लिए पहली बार है? तेरे को तो कराया हमने, बकवास मत दे। ठीक है, समझ में आ रहा है? पक्का? ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल है? अल्फा। वाई एक्सिस के साथ बीटा। और जेड एक्सिस के साथ tau। ठीक है। तो अगर आपको किसी वेक्टर के तीनों एंगल मिल जाए कि भैया एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, मान लीजिए पाई बाय 4 बना रहा है, ठीक है, बी वाई एक्सिस के साथ कितना बना रहा है, पाई बाय 6 बना रहा है, पाई बाय 3, और इसके साथ बना रहा है मान लीजिए पाई बाय 3। अगर तीनों एंगल्स मिल जाए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड, तो मैं इसके डायरेक्ट, तो मैं उस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन का बंदोबस्त कर सकता हूं। कैसे करेंगे वो जान लीजिए भाई। डायरेक्शन कोसाइंस को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एल, एम और एन से। ए बी सी किससे, किसको करते हैं? डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं? एक्सओ का माइनस, वाईओ का माइनस और जेड। किसी वेक्टर पर दो पॉइंटों के एक्सओ का माइनस, वाईओ का माइनस और जेडओ का माइनस डायरेक्शन रेशियो देता है। उस डायरेक्शन रेशियो के पीछे आईजे के लगा के वेक्टर तैयार हो जाता है। उसी वेक्टर का आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। अब बात डायरेक्शन कोसाइन की चल रही है। डायरेक्शन कोसाइन को रिप्रेजेंट करते हैं एल एम एन से। एल एम एन निकालने के तीन तरीके हैं। सबसे पहला है एंगल्स के थ्रू, मतलब अगर आपको उस वेक्टर का तीनों एक्सिस के साथ एंगल पता है तो आप निकाल सकते हैं एल एम एन। कैसे? कॉस अल्फा। कॉस अल्फा मतलब कॉस पाई बाय 4 कितना हो जाएगा? कॉस पाई बाय 4 कितना होता है? 45। कॉस 45 1 बता रहा है। कॉस बीटा। कॉस बीटा मतलब कॉस पाई बाय 6 बता दीजिए। 1/2 रूट 3.2 नहीं होता? मेरे ख्याल से रूट 3.2। ठीक है। उसके बाद है आपके पास कॉस गामा। कॉस गामा मतलब कॉस पाई बाय 3 कितना? 1/2 में रूट 3/2 किसका? पाई बाय 360 ना। ठीक है। तो ये जो आए हैं ये क्या आए हैं? डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस आए हैं। तो ये जो है ये एंगल्स, मतलब ये आपके वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक तरीका तो ये हो गया। और क्या तरीका है अक्ष? एक तरीका तो एंगल्स के थ्रू है, उसको मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर बिल्कुल। उसी वेक्टर का, किसी भी एक वेक्टर का अगर आपको डायरेक्शन कोसाइन चाहिए तो एक तरीका तो है एंगल्स। भैया अगर हमें एंगल नहीं पता है तो फिर आप एक काम करिए, अगर आपको वेक्टर पता है तो आप उसी वेक्टर का क्या निकाल दीजिए? मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए उसको, मतलब यूनिट वेक्टर निकाल दीजिए। किसी वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर निकाल दें आप, तो जो उनके आई जे के आगे लिखे होते हैं यार, तो फिर बात चटका रहा होता है। आप पीछे होके बैठ जाइए, सही बैठे हो तो इधर हो जाइए थोड़ा सा। अब दिख रहा है? कोई अगर एक ए वेक्टर है, अगर आपको उसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो एक तरीका तो एंगल्स के थ्रू हो गया, तो एंगल्स पता होने चाहिए तो निकाल देते हैं। अगर एंगल्स नहीं पता है लेकिन सिर्फ वेक्टर पता है तो हमें उसका क्या निकाल लेना है? यूनिट वेक्टर। क्या निकालेंगे आप उसका? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के लिए फॉर्मूला क्या है? उसके मैग्नीट्यूड को, उसके वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से क्या कर दीजिए? डिवाइड। तो यहाँ पे आपके पास आएगा 2i प्लस 3j और माइनस 1k। डिवाइड कर देंगे हम किससे? रूट 14 से। ये तीनों को बांट दीजिए, कितना आ जाएगा? 2 में रूट 14i प्लस 3 में रूट 14j और माइनस 1 में रूट 14k। अब ये जो वेक्टर आया है ये यूनिट वेक्टर, सही है। और यूनिट वेक्टर की खासियत होती है कि यूनिट वेक्टर जो होता है ना, वो एल आई प्लस एम जे और प्लस एन के से बनता है। और जो नॉर्मल वेक्टर होता है वो ए आई प्लस बी जे और प्लस सी के से बनता है। इस बात को समझ जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है आपको डायरेक्शन को साइन निकालने में। तो इसका मतलब ये जो आगे लिखे हुए हैं यही आपके क्या हैं? एल, एम और एन, मतलब डायरेक्शन कोसाइंस। तो एक तरीका क्या होगा आपके पास? यूनिट वेक्टर।
ठीक है, एक तरीका क्या है, एंगल्स। ठीक है, एक उन्होंने फॉर्मूले भी दिए हुए हैं, हालांकि वेक्टर में हम उन फॉर्मूलों को यूज करते नहीं है। ठीक है, तो यही बेसिकली दो तरीके हैं। ठीक है, अब इनका आपस में भी रिलेशन है। इनका आपस में कैसा रिलेशन है कि यार मान लीजिए आपको इसी क्वेश्चन में वो ये बोलता कि भाई ये वेक्टर है, फाइंड एंगल्स विद एक्स एक्सिस वाई एंड, मतलब अब क्या पूछ रहा है वो आपसे पूछ रहा है एंगल बताओ। तो एंगल के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाना चाहिए, इसको अकेला करना चाहिए। अब इस फॉर्मूले को लगाने के लिए आपको नहीं लगता पहले क्या निकलना चाहिए, एल। इसको लगाने के लिए एम और एन। तो आपका मतलब हिसाब किताब ऐसा बनता है कि पहले आप इसके यूनिट वेक्टर के थ्रू क्या निकाल लीजिए, एल एम एन। जब एल एम एन निकल जाएंगे फिर इनको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोलकर इस वाले फॉर्मूले को यूज करिएगा, कॉस अल्फा, और m इक्वल टू में कॉस बीटा, और n इक्वल टू में कॉस गामा। अब l जो है वो आपका क्या है, 2/√14 कॉस अल्फा, अल्फा को अकेला कर दीजिएगा, 2/√14 कॉस इनवर्स। कोई बात नहीं, कोई प्रॉपर वैल्यू नहीं है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यही आपका l है, यही आपका अल्फा है। अल्फा क्या होता है, एक्स एक्सिस के साथ एंगल। तो मतलब अब आपने देखा है कि आप किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, किसी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं, और इवन किसी वेक्टर के एंगल्स भी निकाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए एंगल्स निकालने के लिए प्रोसेस क्या है, प्रोसीजर क्या है, कि पहले आप उसका किसका जुगाड़ करिए, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर में से एल एम एन लेकर उसको कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा के इक्वल करिए, और उसमें से अल्फा बीटा गामा को समझ में आया? तो ये तरीका है आपके पास क्या करने का, एंगल्स निकालने का। यहां तक किसी को इश्यू है तो मुझे बताइए। ठीक है, क्लियर है, यहां तक डन है। अच्छा जी, फिर इस पे आपको बोलता है कि यार दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं या नहीं है, ये बात कैसे शो होगी। तो उसके लिए उन्होंने बोला कि आप इन दोनों वेक्टरों का, जैसे मान लीजिए ये पहला वेक्टर है तो ए वेक्टर है, ये वाला क्या है, बी वेक्टर है। फिर आप क्या करा दीजिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को इक्वल टू क्या करा दीजिए, 0 करा। एक इनका रिलेशन भी है, हाँ एल एम एन का। चलो उस पर ही बात कर लेते हैं, अभी डायरेक्शन कोसाइन चल ही रहे हैं ना। ठीक है, चलो उसको क्लियर कर लेते हैं। मैं देखो एक रिलेशन है, एल स्क्वायर इक्वल टू में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। ये एक रिलेशनशिप है एल एम एन का आपस में। इस रिलेशनशिप का फायदा बताइए। अगर एल एम पता हो, एल एम एन तीन चीजें हैं, तीनों में से अगर दो पता है तो तीसरी निकल सकती है, यही फायदा है। ठीक है, अच्छा जी, एल की जगह हम लोग कॉस अल्फा भी लिखते थे अभी थोड़ी देर पहले, तो हम इसको कॉस स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1 भी लिख सकते हैं अगर हम चाहें तो। मतलब ये रिलेशन आपके माइंड में होना चाहिए, ये रिलेशन भी आपके माइंड में होना चाहिए, और इसके बाद एक रिलेशनशिप और भी है वो भी माइंड में होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी साइन में भी पूछते हैं। अब आप मुझे देखिए, कॉस स्क्वायर को आप 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। ये क्वेश्चन भी फेमस है, इसका पूछते हैं इसको। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3। 3 उधर चला जाएगा, या उस 1 को इधर खींच लीजिए 2, और इन सारे साइनों को पल्ली तरफ भेज दीजिए, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। ये एक रिलेशनशिप है। कभी कभी ये चीज प्रूफ करने को बोलते हैं कि इक्वल टू 2 आएगा, प्रूफ कर दो, या एल अल्फा बीटा गामा, मतलब इस तरीके से पूछते हैं। ठीक है, तो इस इन रिलेशनशिप को याद रखिए, एक ये और एक इस वाले को। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद फिर उन्होंने ये चीज सिखा दी। उसके बाद उन्होंने पैरेलल का, मतलब आप परपेंडिकुलर का कंसेप्ट सीख लीजिए। परपेंडिकुलर, दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर कैसे होते हैं।
मतलब कैसे पता चलता है कि दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं और एक है पैरेलल, कैसे पता चलता है? पैरेलल को यहाँ पर और क्या बोलते हैं? कोलिनियर। तो पैरेलल के लिए अब अगर दो वेक्टर हैं तो अपना खुद का डायरेक्शन रेशियो लेके घूमेंगे भैया, वो तो है ना, और प्लस C1 के। और ऐसे ही दूसरा वेक्टर होगा, उसका भी अपना क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो। अब अगर दो वेक्टर अगर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब A1 A2 प्लस B1 B2 और प्लस C1 C2 इक्वल्स टू क्या आएगा, 0। ये कंडीशन है कि अगर दो वेक्टर हैं उनके आईओ का मल्टीप्लाई, जेओ का मल्टीप्लाई और केओ का मल्टीप्लाई करके प्लस करते हैं तो इक्वल टू क्या बैठता है हमेशा। ये पहचान है परपेंडिकुलर वेक्टर्स की। और पैरेलल या कोलिनियर वेक्टर्स की पहचान क्या है कि A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इक्वल C1 अपॉन C2। पैरेलल वेक्टर बनाना बहुत ही आसान होता है। जैसे मान लीजिए कोई एक वेक्टर है 2i प्लस j और प्लस 3 के। अब मान लीजिए मुझे कोई एक ऐसा वेक्टर बनाना है जो कि इस वेक्टर के पैरेलल हो, तो बस खाली मुझे क्या किस चीज का ध्यान रखना कि रेशियो कैसे आने चाहिए, बराबर आने चाहिए। अब रेशियो बराबर लाने के लिए या तो आप अपने दिमाग से करें इसको, और या तो आप क्या करें, इस पूरे को ही किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसी भी एक नंबर से। बताओ, 2 से कर रहे हैं, कितना आ जाएगा, प्लस 2j और प्लस 6 के। अब आप रेशियो खुद ही गौर कर लीजिए, 2/4 1/2 3/6 रेशियो गौर करिए। तो इसका मतलब अगर किसी वेक्टर का पैरेलल वेक्टर बनाना है तो आपको बस खाली आपको उस पूरे वेक्टर को किसी एक नंबर से क्या करवा देना है, मल्टीप्लाई। अपने आप एक ऐसा वेक्टर जनरेट होता है जो कि इसका पैरेलल वेक्टर है। तो इसी बेस पे उन्होंने रख के एक फॉर्मूला भी दिया है कि अगर कभी भी आपको पैरेलल वेक्टर बनाना पड़े तो आप क्या करिए, ए वेक्टर को किसी कांस्टेंट से क्या करा दीजिए, मल्टीप्लाई। ये कंडीशन है, मतलब बी वेक्टर जो है वो के इंटू में ए वेक्टर करा दीजिए, पक्का बी वेक्टर जो होगा वो पैरेलल होगा किसके, ए वेक्टर। ये कंडीशन है इसकी। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक, पक्का? ठीक है, तो इस पर आइए कुछ क्वेश्चंस आप देख सकते हो, एक्सरसाइज में से ही कुछ क्वेश्चंस। मेरे ख्याल से यूनिट वेक्टर क्या होता है वो और बता दो भाई। जिनका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है, बहुत बढ़िया। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। चलिए चलिए एक्सरसाइज 10.2 देख लीजिए। ठीक है, मैग्नीट्यूड कंप्यूट करना है भाई। मैग्नीट्यूड तो मेरे ख्याल से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें बस एक लास्ट वाला क्वेश्चन है 1/√3 वाला। अच्छा, अगर मैं मान लीजिए ऐसे वेक्टर लिख दूं और मुझे ये पता करना है कि यार ये ए बी सी है या फिर एल एम एन है, ये कैसे पता करूं? मान लीजिए मैंने एक ऐसी वेक्टर लिख दिया, इनका स्क्वायर का ऐड करके देख लो, अगर बना रहा तो एलिमेंट है। बहुत बड़ी बात है। ये बिल्कुल सही बोल रहा हूं भाई। अगर आप इनके, क्योंकि रिलेशन है ना, L² प्लस n² प्लस n² इक्वल टू 1 बैठता है। अगर ये वाकई में एल एम एन है तो इनके स्क्वायरों का प्लस कर लीजिए, बना देगा। और A² प्लस B² प्लस C² ये इक्वल टू 1 नहीं बैठता। तो ये पहचान है इसके, क्या आप ये पता लगा लेंगे ये जो वेक्टर है ये एल एम एन वाला है या फिर ABC वाला। क्योंकि मान लीजिए मैंने ये वेक्टर दे दिया आपको और मैंने आपको बोला इस वेक्टर के क्या निकालिए, तो बहुत बच्चे फिर वो इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर रहे हैं उसको, यही करेंगे और जबकि यही होंगे, क्योंकि यही तो एल एम एन है। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, तो इन बातों को भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये बहुत अच्छी चीज है इसमें। तो मैग्नीट्यूड कंप्यूट करना है, मेरे ख्याल से मैग्नीट्यूड आप कंप्यूट करते हैं। मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला क्या था हिमालय, √A² प्लस B² प्लस इक्वल्स टू, नहीं यही मैग्नीट्यूड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला। यूनिट वेक्टर हो, यूनिट वेक्टर होगा तो बाबू √ऑफ एबीसी और एलिमेंट दोनों एक। L² प्लस M² प्लस n², ये चीज तो ऑलरेडी बनी होती है, √1 बनी होता है। इसीलिए यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आता है हमेशा, यही रीजन है। अंडर रूट के अंदर L² प्लस M² प्लस n² आता है।
तो रिलेशनशिप फॉलो हो जाता है। ठीक है। अच्छा जी, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या लिखा हुआ है। राइट टू वेक्टर्स, राइट टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। मीनिंग क्या है इसका? दो वेक्टर ऐसे लिखिए जिनका मैग्नीट्यूड कैसा हो। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते हैं? बिल्कुल भाई देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर है 2i प्लस 3j और प्लस k, ठीक है। और मेरे को एक और वेक्टर लिखना है जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो। मुझे एक बात बताओ, इसके मैग्नीट्यूड में होगा क्या? अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस और प्लस 1 का स्क्वायर। अब अगर मैं इस 3 को पीछे भेज दूं और 1 को आगे खींच लूं, तो मेरा वेक्टर भी बदल जाएगा और मैग्नीट्यूड भी कैसा पाएंगे आप? सेम ही पाएंगे। देख लीजिए, कर दो लीजिए। यूनिट वेक्टर। हाँ वो भी ठीक है, देख लीजिए। मतलब 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 1 स्क्वायर, यहाँ 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर। अरे आंसर तो सेम ही आएगा, स्क्वायर ही तो आपने आगे पीछे करे हैं। एक तरीका तो ये हो गया, एक और तरीका भी है, साइनों को बदल दीजिए। -2i प्लस 3j और माइनस के, क्योंकि जब आप -2 का स्क्वायर करेंगे तो भी वो उसी के बराबर आएगा, क्योंकि उसके ऊपर स्क्वायर लगेगा तो चीज पॉजिटिव ही रहेगी, नेगेटिव नहीं आएगी। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो दो वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो आप आगे पीछे करके लिख दीजिए उसको। आपके पास एक ऐसा वेक्टर बनेगा जिसका मैग्नीट्यूड कैसा होगा? सेम होगा। अच्छा जी, दो वेक्टर हैविंग द सेम डायरेक्शन। हाँ भाई, इसके बारे में क्या ख्याल है? हैविंग द सेम डायरेक्शन। डायरेक्शन कोसाइन। भाई देखो, दो वेक्टर जिनका डायरेक्शन सेम हो। अब डायरेक्शन सेम होने के लिए क्या करना पड़ता है वो सुनिए। अच्छा, यूनिट वेक्टर के बारे में थोड़ी सी डिटेल लेंगे हम इधर। मान लीजिए एक ए वेक्टर है आपके पास। यूनिट वेक्टर का क्या मतलब होता है? इसी डायरेक्शन में एक छोटा सा वेक्टर। सही है। अगर मैं ये जो भी वेक्टर मैं यहां लिख रहा हूं j और +5 के, मान लीजिए अगर मैं इसका यूनिट वेक्टर निकाल दूं, तो आप बताइए मेरे पास ये छोटा वाला वेक्टर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना, अगर मैं इसका यूनिट वेक्टर निकाल दूं। और अगर मैं यूनिट वेक्टर होल्ड क्या करता है, बस इतना और समझा दीजिए। सिर्फ डायरेक्शन ही तो होल्ड करता है, मतलब उसके पास सिर्फ डायरेक्शन होती है बस खाली। और मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। अब अगर आप इस यूनिट वेक्टर से जितने भी वेक्टर बनाएं, वो सारे के सारे इसी डायरेक्शन में बनेंगे कि नहीं बनेंगे? इसी डायरेक्शन में तो बनेंगे। तो अगर आपको डायरेक्शन सेम रखनी है तो क्या करना है वो सुनिए। आप उसकी डायरेक्शन तक तो पहुंचिए पहले, और फिर इसी की डायरेक्शन यूज करके, जैसे मान लो मैं इसकी डायरेक्शन तक पहुंचा, बाई चांस मान लीजिए कुछ ऐसा आया, मान लीजिए i प्लस j और प्लस k, मान लीजिए ऐसा आ गया। यूनिट वेक्टर निकाला मैंने इसका। अब बस मेरे को खाली क्या करना है, एक बार तो 5a वेक्टर करा देना है, एक बार 3a वेक्टर करा देना है, एक बार 6a वेक्टर करा देना है। ये सारे वेक्टर जितने भी बन रहे हैं, एक 5 मैग्नीट्यूड का बनेगा इसी की डायरेक्शन में, एक 3 मैग्नीट्यूड का बनेगा इसी की डायरेक्शन में। क्यों बन रहे हैं इसी की डायरेक्शन में, ये और बता दो। क्योंकि ये इसी के डायरेक्शन वेक्टर से आए हैं। तो जब ये उसी के डायरेक्शन वेक्टर से आए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी डायरेक्शन तो उनमें लगी रही है। आप तो बस खाली क्या दे रहे हो? मैग्नीट्यूड दे रहे हो। तो अगर आपको किसी वेक्टर की डायरेक्शन में वेक्टर बनाना है, तो सबसे पहला काम क्या है वो बताओ। सबसे पहले उसका क्या निकालिए? यूनिट वेक्टर निकालिए। बिल्कुल पैरेलल हूं, बिल्कुल निकालिए। फिर आप क्या करेंगे कि उसी, जब आपने डायरेक्शन वेक्टर निकाल लिया, फिर आप क्या करोगे, उसके ही डायरेक्शन को खाली आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे अलग अलग नंबरों से, और अलग अलग वेक्टर बनेंगे। लेकिन वो सारे वेक्टरों की खासियत ये होगी कि वो इसी वेक्टर की डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, ये एक तरीका है। एक और तरीका भी है, आप इसके पैरेलल वेक्टर बना दीजिए, वो भी इसी के डायरेक्शन में होंगे। ठीक है। तो पैरेलल वेक्टर कैसे बनाते हैं, मैंने भी बताया था आपको, कि किसी एक नंबर से पूरे वेक्टर को क्या करा देते हैं, मल्टीप्लाई करा दीजिए। किसी को भी 3 से करा दीजिए, मान लीजिए कितना आ जाएगा आपके पास, 6i प्लस 3j
और प्लस 15, तो ये जो वेक्टर बनेगा ये इसी के डायरेक्शन में होगा और पैरेलल भी होगा साथ साथ। आया समझ में? यहां तक पढ़ गया, बाकी कल कराएंगे।